नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हो कि आज के लेक्चर में जो कि डी एंड एफ ब्लॉक का तीसरा लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों को किन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किस चीज का, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट कौन सा ग्रुप, तो ग्रुप 12 याद रखना। और दूसरा हम लोग जानेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट और उसका वेरिएशन भी हम लोग देखेंगे। बच्चों पिछले लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक का जो पिछला 2 लेक्चर है, पहले लेक्चर में तो इंट्रोडक्शन था और दूसरा लेक्चर जो था वहां पर हम लोगों ने शुरुआत करी थी किन चीजों की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल में भी हम लोगों ने कई सारे प्रॉपर्टीज के बारे में देख रखा था, जिसको कि हम लोग कंक्लूड किए थे एक सिंगल प्रॉपर्टी जिसका नाम दिया था हम लोगों ने क्या, मेटालिक प्रॉपर्टी। सही है ना, मेटालिक कैरेक्टर। तो वहां पर मेटालिक कैरेक्टर नाम के टॉपिक में हम लोगों ने एक नहीं बल्कि एक से अधिक कई चीजों के बारे में देखा था। वो सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, वो पहली चीज क्या थी कि जितना भी एलिमेंट होता है डी ब्लॉक का वो मेटल होता है और वो एक डेफिनेट मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि क्या है, लस्टर, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इस तरह के प्रॉपर्टीज को तो शो करता ही है। साथ ही साथ वहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये सब का सब चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है मरकरी को छोड़कर, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो सम डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, सीसीपी, एससीपी, बीसीसी। और ये भी सिखाया था कि कैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल किस डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर के साथ रहता है, किसका किसका नहीं होता था डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, तो मैग्नीज, जिंक, कैडमियम और मरकरी। और साथ ही साथ हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी, हार्डनेस, इस तरह के मेटालिक कैरेक्टर के भी बारे में देखा था पिछले लेक्चर में, जिसका की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वही जो ट्रांजिशन मेटल का डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर वहां उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है कि एक नहीं बल्कि कई तरह के मेटालिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को देखना है, ट्रांजिशन मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उसी का अगला हिस्सा हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट और भी बहुत तरह की चीजों को देखना है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग किन चीजों के बारे में जानेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ठीक है ना बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं किस चीज की, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो ग्राफ आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वेरिएशन है 3D, 4D और 5D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल का। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की जो बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है ना, तो ट्रांजिशन मेटल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल की। तो सबसे पहली बात तो ये जानो, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। ट्रांजिशन मेटल में कैसा मेटालिक बॉन्ड होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत। क्यों, यानी कि ट्रांजिशन मेटल में यहां पर मैं उसी चीज को लिख रहा हूं, कंसिस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड दरअसल किन किन बातों पर निर्भर करता था, तो मेटालिक बॉन्ड दरअसल निर्भर करता है किस बात पर, तो हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल का न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता था, इस वजह से ट्रांजिशन मेटल जो है उसका उसके एटम के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता था। स्मॉलर साइज, यानी कि साइज जो है ट्रांजिशन मेटल का कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। किससे, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ना, एस ब्लॉक भी मेटल है, लेकिन एस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ट्रांजिशन मेटल का साइज बहुत छोटा होता है। साइज जितना छोटा होता है, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा होता है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी बहुत ज्यादा होता था किसमें, तो ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी ब्लॉक में भी आप लोग गौर करोगे वहां पर ट्रांजिशन मेटल की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती थी। और बहुत ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का भी वजह होता है मेटालिक बॉन्ड इसका बहुत ज्यादा होता है। जो कि वहां पर मेटालिक बॉन्ड को मैंने कैसे एक्सप्लेन करा था कि मेटालिक बॉन्ड या मेटालिक कैरेक्टर जो भी आप लोग बोल सकते हो, तो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ STRENGTH किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वो तीनों टर्म को फुलफिल करता है कौन, ट्रांजिशन मेटल। इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल का मेटालिक बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब मेटालिक बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होगा
तो ये मेटालिक बॉन्ड के मजबूत होने के वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वेरी हाई होगा ना कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक बात तो आप लोग के मन में ये आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ट्रांजिशन मेटल का बहुत ज्यादा होता है। आप लोग गौर करके भी देखो, आयरन है, प्लैटिनम है, कॉपर है, ये सब लो मेल्टिंग सॉलिड है कि हाई मेल्टिंग सॉलिड है? हाई मेल्टिंग सॉलिड है। आप लोग क्लियर देख भी रहे हो। क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? तो सीधा जवाब दोगे क्योंकि इन सबों में बहुत ही मजबूत मेटालिक बॉन्ड होता है। और मेटालिक बॉन्ड क्यों बहुत ज्यादा मजबूत होता है? तो उसका जवाब तो सिंपल है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल का न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, इसका साइज काफी छोटा होता है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स is roughly ROUGHLY depends upon DEPENDS upon किस पर निर्भर करता है? depends upon number of unpaired electron in d ऑर्बिटल कि d ऑर्बिटल में ट्रांजिशन मेटल है तो ऑब्वियस सी बात है वहां d ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो रहा है। तो d ऑर्बिटल में कौन सा? d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 और d10। जैसे यहाँ पर 1 मिनट समय ले ही लेता हूं आप लोगों का। ये d1 है, d2 है, d3 है, d4 है, d5 है, d6 है, d7 है, D8 है, यहाँ पर देखते चले जाओ, यहीं पर लिख रहा हूँ D8 है, D9 है और D10 है। ठीक है ना, यहाँ पर एक फिगर में आ गया। अब इन सबों का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखो तो वो आप लोगों को कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है ना, जैसे D1 की बात करें तो D1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 1। ठीक है, D2 में गौर करोगे तो हुंडसुल के अनुसार 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। D3 में अगर बात करें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? 3। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को हुंडसुल के अनुसार आप लोग इस तरह से फिल करोगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। 5 को देखो तो इस तरह से हम लोग फिल करेंगे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर बताओ 6 में क्या होगा? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग इस तरह से भर देंगे और ये छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग कर देगा, तो जिस वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो वो 4 ही हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से 7 इलेक्ट्रॉन को जैसे आप लोग फिल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 7 हम लोग इधर भी पेयरिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि वहां शुरू से ही हम लोग करें। तो बताओ तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पर 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं पर भी कर दिए तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोगों को नजर आ रहे होंगे? 2। 9 में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। और D10 कॉन्फ़िगरेशन मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि अगर हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मिडिल ऑफ द पीरियड तक बढ़ेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फिर घटते चले जाएगा, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो मिडिल ऑफ द पीरियड तक ये बढ़ेगा, जहां पर D5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो इस हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। यहाँ पर मेन मुद्दा क्या था कि ये बोला गया कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रफली डिपेंड्स अपॉन, और किसका? ट्रांजिशन मेटल का। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स रफली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और वो किस तरह से? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो एटम और एटम के बीच का मेटालिक बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, और मेटालिक बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा या कम होगा? बेहतर आप लोग समझ सकते होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से होता क्या है, अगर हम लोग बात करें इन ए सर्टेन पीरियड, यदि हम लोग सर्टेन पीरियड की बात करें कि एक पीरियड में क्या होगा, तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप लोग जैसे जा रहे हो, किसी पीरियड में अपॉन मूविंग फ्रॉम किधर से किधर, मूविंग फ्रॉम, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए सर्टेन पीरियड, किसी पीरियड में जैसे आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो ध्यान से देखना होगा क्या। सबसे पहले D1 आएगा, फिर D2 आएगा, फिर D3 आएगा, D4 आएगा, D5 आएगा, D6 आएगा, D7 आएगा, D8 आएगा, D9 आएगा और D10 आएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड, 5 आएगा, फिर 4 हो जाएगा, नहीं 5 के बाद 6 में क्या हो जाएगा? 4 अनपेयर्ड,
फिर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फिर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेगा और फिर घटते चले जाएगा, है ना। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जैसे हम लोग जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा और फिर घटते चले जाएगा। तो इस वजह से चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाने में मिडिल तक बढ़ता है फिर घटते जाता है, तो इस वजह से स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड का मजबूती भी जो होगा वो लेफ्ट टू राइट जाने पर बीच तक बढ़ेगा और फिर घटेगा। और मेटालिक बॉन्ड चूंकि ज्यादा मजबूत होते जा रहा है बीच तक जाने पर, इस वजह से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले बढ़ेगा और फिर घटते चले जाएगा। तो ये किसी पीरियड का वेरिएशन है, यानी कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर बीच तक जाने पर मेल्टिंग पॉइंट लगातार बढ़ते चले जाएगा और फिर धीरे धीरे घटते चले जाएगा, है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा। और मेटालिक बॉन्ड कब मजबूत होगा, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मेटालिक बॉन्ड मजबूत और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बीच तक बढ़ेगा और फिर घटते चले जाएगा। इस ग्राफ से आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। इस ग्राफ को एक बार विजुलाइज करो कि आप लोग गौर कर रहे होंगे कि ये 3D, ये जो डॉट 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 करके दिया हुआ है ना, ये डॉट 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 डॉट, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, 3D सीरीज। और उसके बाद जो ये वाला सेकेंड उसके जस्ट ऊपर वो है 4D सीरीज और उसके ऊपर है ये 5D सीरीज, है ना। तो आप लोग गौर करोगे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सबसे पहले स्कैंडियम आया, फिर क्या आया, टाइटेनियम आया, फिर वेनेडियम आया, फिर क्रोमियम आया, आप लोग दिख भी रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद मैग्नीज का एक्सेप्शनली कम हो जाता है, जबकि नियमतः होना क्या चाहिए था, मैग्नीज में D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैग्नीज में आप लोग गौर करोगे ना तो D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चूंकि मैग्नीज में सबसे ज्यादा है तो इस वजह से मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए या सबसे कम होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनली मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप लोग गौर करते होंगे वो कम हो जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो ये याद करना है। ऐसा इस वजह से कि क्योंकि पिछले में जब हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े थे, किस चीज का, ट्रांजिशन मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो वहां पर हम लोग देखे थे कि मैग्नीज का एक्सेप्शनली कोई डिफिनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता था, यानी कि उसका कोई फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता था। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने पर भी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो चूंकि मैग्नीज का कोई फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता था, ये भी एक वजह होता है कि मैग्नीज का एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट की बात भी नहीं करते क्योंकि सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट ही देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट ही नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इनमें से, यानी कि 3D सीरीज में, कहां है 3D सीरीज, 3D सीरीज में से आ जाता है कौन कौन सा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि लेफ्ट टू राइट जैसे आप आते हो 3D सीरीज में तो क्या आप लोगों को नजर आएगा, तो नजर आएगा सबसे पहले तो आएगा आप लोगों को स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पर इस चीज को देखना कि लेफ्ट टू राइट जैसे हम लोग जा रहे हैं तो स्कैंडियम से ज्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, टाइटेनियम का, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, और तब मैग्नीज होना चाहिए, लेकिन मैग्नीज का एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस बात को याद रखना। फिर आयरन का, और फिर कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक में घटते चले जाएगा। और बाकी का वेरिएशन समहाउ सिमिलर है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बाकी का वेरिएशन एकदम सिमिलर है जो हम लोग उम्मीद करते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन आता है कि क्या 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो एकदम ध्यान से याद रखना कि क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि क्या स्कैंडियम का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्वेश्चन पूछेगा 3D सीरीज में क्या स्कैंडियम का लोएस्ट होता है, तो आप लोग जवाब दोगे नहीं। लोएस्ट जो होता है, आप लोग यहाँ गौर करना, स्कैंडियम का फिर भी ऊपर है, आगे जा रहे हैं इस तरह से जा रहे हैं तो कॉपर, और कॉपर के भी नीचे किसका हो जाएगा, जिंक का। यानी कि सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करी जाए
तो वो सबसे कम किसकी होगी बच्चों, वो जिंक की होगी। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम की सबसे ज्यादा, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, ठीक है। उसके बाद स्कैंडियम का नहीं होता, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी बोल रहे हैं इस बात को नोटिस करना कि आता है 3D सीरीज में क्या स्कैंडियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो आप लोग जवाब दोगे नहीं, स्कैंडियम का सबसे कम नहीं होता है, वो जिंक का होता है। और सबसे ज्यादा तो क्रोमियम का हम लोगों ने याद रख ही लिया, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं 3D 4D और 5D सीरीज में कैसे कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। किसमें कंपैरिजन की बात करें, 3D 4D और 5D सीरीज में। बच्चों किसी सर्टेन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर वेरिएशन कैसे होता है, वो तो अभी हम लोगों ने देखा। क्या देखा कि इन ए सर्टेन पीरियड अपॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन ए सर्टेन पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन ए सर्टेन पीरियड क्या होगा, शुरू में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और बीच में जाकर बीच में तक बढ़ेगा और फिर घटने लगेगा। तो इसी तरह से इन ए सर्टेन ग्रुप अगर हम लोग बात करें, इन ए सर्टेन ग्रुप, किसी ग्रुप में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, अपॉन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, अपॉन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे आप लोग ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर चूंकि क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते चले जाता है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ किसका, metallic bond increases, so MP and boiling point also increases, ठीक है ना। होता क्या, जैसे कि हम लोग बात करें कि ऊपर से नीचे ग्रुप में जैसे हम लोग आएंगे तो सबसे पहले कौन दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा 3D सीरीज, जिसको कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी हम लोग बोल देते हैं। उसके बाद क्या दिखेगा बच्चों, उसके बाद दिखेगा 4D सीरीज, जिसको कि हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोल देते हैं। उसके बाद दिखेगा 5D सीरीज, जिसको कि हम लोग क्या बोल देते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी बोल देते हैं। होता तो 6D सीरीज भी है, यानी कि 4 ट्रांजिशन सीरीज, लेकिन 4 ट्रांजिशन सीरीज में चूंकि ज्यादातर एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो इसलिए उसकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो होता क्या है ना कि जैसे आप लोग ऊपर से नीचे जाओगे किसी ग्रुप में, जैसे आप लोग ऊपर से नीचे जाते हो, तो होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। तो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी जैसे ज्यादा होगा ऊपर से नीचे जाने पर, तो बताओ तो मेटालिक बॉन्ड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ते चले जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो है वो भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, और जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा, यानी कि मेटालिक बॉन्ड ज्यादा मजबूत होते चले जाएगा, तो बताओ तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ेगा कि घटेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। हम लोग बात लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों, लेकिन इस बात को हमेशा नोटिस करना कि सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट की सिर्फ बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो ये 3D सीरीज का होता है, यानी कि 3D से ज्यादा होगा 4D का, 4D से ज्यादा 5D का। तो वो चीज हम लोगों को यहाँ पर ग्राफ से भी क्लियर नजर आ रहा है, देख रहे हैं ना कि ये जो सबसे पहला वाला लाइन है ये 3D सीरीज का है, ये वाला लाइन 4D सीरीज का है, ये वाला लाइन 5D सीरीज का है। तो 3D से आप लोग गौर करो, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 4D का ज्यादा है, 4D से ज्यादा जो है वो 5D का है ना। तो इसमें एक्सेप्शनल बात क्या याद रखना है, बाकी वेरिएशन तो दोनों का सेम है कि 4D सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर वो पहले बढ़ते जाता है बीच तक, और उसके बाद फिर घटना शुरू होता है। 5D सीरीज में भी आप लोग गौर करोगे कि शुरू में हाफनियन के बाद थैलियम टंगस्टन बढ़ते जाता है और फिर घटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल बात यह है कि 3D सीरीज में मैग्नीज का एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जबकि इसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरह टेक्नीशियम जो होता है ना 4D सीरीज में, जो फर्स्ट मैग्नेट एलिमेंट है, तो टेक्नीशियम भी D5 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, और D5 कॉन्फ़िगरेशन रखने की वजह से टेक्नीशियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं, लेकिन टेक्नीशियम का एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को किसके किसके बारे में याद रखना है बच्चों, टेक्नीशियम और मैग्नीज के बारे में, कि ये दोनों एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है। 5D सीरीज में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होता, 5D सीरीज में लगातार बढ़ता है और फिर घटते चले जाता है। ऐसे यहाँ पर पूछा जाता है कि पूरे ट्रांजिशन मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो वो आप लोग याद रखोगे किसका, टंगस्टन का। याद है W मतलब क्या, टंगस्टन, यानी कि पूछा जाए, ऐसे भी जनरल नॉलेज भी है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो टंगस्टन का। इसीलिए टंगस्टन का इस्तेमाल हम लोग क्या चीज के लिए करते हैं,
बल्ब फिलामेंट में आप लोग देखोगे कि टंगस्टन के वायर का इस्तेमाल होता है। बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का ही क्यों बनता है। और टंगस्टन का थर्मोमीटर भी कई सारा हाई रेंज का थर्मोमीटर वगैरह भी हम लोग टंगस्टन से ही बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो था बच्चों क्या था, वेरिएशन मेल्टिंग पॉइंट का। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। और जो एक चीज आप लोगों का छूट गया, क्या छूट गया, तो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज, तो जस्ट इसके बाद वाला लेक्चर जो कि लगातार यानी कि 2-3 मिनट के बाद ही अपलोड हो जाएगा और दोनों लेक्चर आप लोग साथ साथ देखोगे, ठीक है ना। रहने दो, बाय बाय।